हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आरंभ करने जा रहे हैं यूपीएससी के पीवाईक्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक हमारी एनसीईआरटी की बुनियाद सीरीज एक चल रही है। उसमें हमने कल 8th क्लास की एनसीईआरटी का डिस्कशन किया है, पहले चैप्टर का। आज हम जो है पॉलिटी, दरअसल हमारा जो उद्देश्य है ये हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट जो है पिछले कुछ वर्षों में जो है गर्त में जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है, तो उसको सुधारने के लिए हमारा एक प्रयास है। होता क्या है कि यूपीएससी में जो हिंदी माध्यम के बच्चे वो प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई न करने के कारण है कि उनका जो है कहीं ना कहीं सिलेबस नहीं पढ़ते हैं ठीक से, मतलब सिलेबस को अध्ययन नहीं करते हैं। बहुत सारी मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो पीवाईक्यू को नहीं समझ पाते हैं कि यूपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछेगा। तो हमारा एक प्रयास ये है कि एमसीक्यू बेस्ड में, मतलब एमसीक्यू के रूप में हम जो है आपको इसका अभ्यास कराएं, जिससे हम क्या होगा कि इस सीरीज में आपको यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप एक दिशा तय कर पाएंगे कि किस तरह से आपकी तैयारी आगे हो या किस तरह की स्ट्रेटजी आपकी हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको इसमें ध्यान रखना है। तो हमारा एक प्रयास ये है कि हम आपको एमसीक्यू बेस्ड में यूपीएससी के सारे प्रश्न 2013 से लेकर के 2025 तक जो भी प्रश्न आए हैं उनका सभी को हल करा दें। और एक हमारी और सीरीज चल रही है जिसमें हमने 2024 के पेपर को प्रीलिम्स का पेपर जो है डिस्कशन कर रखा था, उसमें डिटेल्ड हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हम सिर्फ आपका जो है टाइम बचाएंगे और आपको नॉर्मल एक जो है क्वेश्चन की प्रकृति के बारे में जानकारी देंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन बताएंगे और आंसर बताएंगे, बस। इसके अलावा आपको डिटेल्ड एनालिसिस देखना है तो आप हमारे दूसरे वीडियो में जाइए, आपको वहाँ पर डिटेल्ड जो डिस्कशन होगा उसमें आप क्या है कि जब प्रीलिम्स की परीक्षा नज़दीक होगी तो आप केवल उनकी ही प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको उस परीक्षा में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ पहला नंबर क्वेश्चन है, 2013 में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चन है। ऐसे ही हम अलग अलग विषयों के, कभी एनवायरनमेंट को ले लिया, कभी पॉलिटी ले लिया, पॉलिटी जैसे आज हम लिए हैं, कभी इकोनॉमी ले लिए। इस तरह से सारे सब्जेक्टों को हम कवर करा देंगे, बहुत जल्दी कवर कराएंगे कि दिसंबर से पहले अक्टूबर नवंबर तक हम इसको कंप्लीट करा देंगे। आप परेशान ना होइए। और पहले जो है कुछ वीडियोज आते थे फिर हम रुक जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेटजिक वे में आपकी तैयारी कराएंगे। आप बिल्कुल निर्भीक होकर के इस चैनल को फॉलो करिए। ठीक, अब देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए, जब भी आपको यूपीएससी क्वेश्चन पढ़े तो ये जरूर पढ़ा करिए कौन सा सही है। यहाँ पर यूपीएससी कभी कभी नहीं लिख देता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये जो है सही पूछ रहा है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, किया जा सकता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जो होते हैं उनके न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। गलत हो जाएगा ये भी, क्योंकि उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अभिकथित नहीं है। ठीक है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो कार्य करता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से सी आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको डी भी देख लीजिए। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज क्षेत्र जो होते हैं आपके, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। गलत, ये भी गलत हो जाएगा। वहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के मतलब डायरेक्ट राष्ट्रपति नहीं करता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति को खड़ा करके करा देता है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए दूसरा प्रश्न, तो यहाँ पर सी आंसर है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, फिर यहाँ पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, सही। फिर लिखिए भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पूरा स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। लोकसभा में ही क्यों, राज्यसभा में भी तो आ सकता है। तो इस प्रकार ये गलत हो गया। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन, मतलब संशोधन का जो समर्थन होता है वो भारत के सभी राज्यों को विधानमंडल द्वारा किया जाना ही भी आवश्यक है। ये भी गलत हो गया, क्योंकि सभी राज्यों में नहीं होगा। ठीक, सभी राज्यों में नहीं, आधे से अधिक राज्य, मतलब अगर 28 राज्य है तो 15 राज्यों को जो है
15 राज्य इसके समर्थन में होने चाहिए। जीएसटी विधेयक आप समझ सकते हो, जीएसटी जो बिल आया था उसमें आधे से अधिक राज्य थे। ठीक, इस तरह से जो संघीय चरित्र के जो संविधान संशोधन होता है उनमें जो है आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यक होती है। तो दोनों गलत हो गए, इस प्रकार डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या, अगर इसको हम कॉमन सेंस से अप्लाई करें कि अगर हमको जैसे नहीं समझ, मतलब क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो ये प्रश्न अभी हम बाहर कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको भी, आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लगेगा बड़ा मतलब आसान क्वेश्चन है, इसको तो आराम से हम कर लेंगे। लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में पेपर दे रहे होते हैं उस समय ऐसा प्रेशर होता है कि आपको आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसको कैसे क्वेश्चन करें। तो पहले तो आप अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको लगेगा कि संविधान में संशोधन वाला जो विधेयक होता है वो लोकसभा में ही नहीं, सब जो है राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसको आप गलत करोगे तो सीधी सी बात है, एक गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। अब या तो बी होगा या तो डी होगा। फिर इसको भी आप अगर पढ़ोगे तो संविधान संशोधन के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है। तो अगर संविधान का संशोधन जो विधेयक होता है वो संघीय चरित्र की मांग करता है तो उसके समर्थन में भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा ही ऐसा किया जाना चाहिए। ये भी गलत इसलिए हो जाए क्योंकि सभी राज्य, कोई ना कोई राज्य तो ऐसा है जो विरोध कर सकता है, क्योंकि कभी कभी केंद्र में किसी और दल की सरकार है, राज्यों में किसी और दल की सरकार है, तो जो जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं है वो ऐसा विरोध भी दर्ज कराते हैं या कहते हैं। तो इस प्रकार से डी आंसर हो जाएगा, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि यूपीएससी को क्वेश्चन सॉल्व करना केवल पढ़ने से ही नहीं होगा, आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा, लॉजिकल वे पे लगाना होगा, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक, सीधे आते हैं तीसरा क्वेश्चन, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक, अब देखिए अब यहाँ पर धन विधेयक है तो जब आप पढ़ो तो आपको वित्त विधेयक भी पढ़ लेना चाहिए। वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या है, तो जैसे ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये वित्त विधेयक है, इसके अंदर धन विधेयक होता है। ठीक, ये वित्त विधेयक है, ये आपका धन विधेयक। ठीक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ये नॉर्मल होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकता है। देखिए लोकसभा जो धन विधेयक होता है उस पर लोकसभा का जो है एक तरीके से एकाधिकार होता है और ये राष्ट्रपति से पहले पूछ के लाया जाता है, इसलिए इस पर बाद में पुनर्विचार के लिए बात राष्ट्रपति को नहीं भेजा जाता है, मतलब पास करने के बाद पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता है, इसको पास ही करना अनिवार्य हो जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। ये सही होगा, इसलिए इसका ए आंसर है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो धन विधेयक में लोकसभा है उसको एक अधिकार प्राप्त होता है और राज्यसभा को जब भेजा जाता है तो राज्यसभा से ये बोला जाता है कि आप इस पे जो विचार आपके हों आप इस पे दीजिए, और लोकसभा इसको उस विचार को, राज्यसभा के विचार को माने या ना माने, ये लोकसभा पर निर्भर करता है। ठीक, इस प्रकार ए आंसर मेरे हिसाब से होगा। बाकी दूसरा भी पढ़ लेते हैं, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है, ऐसा भी नहीं है, क्यों लौटाएगी कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि एक अधिकार लोकसभा को होता है, तो लोकसभा एक बार भेजती है, फिर जो विचार करके देगा, अब लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि वो माने इसे या न माने। ठीक, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक, देखिए संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक आहूत नहीं कर सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये भी गलत हो गया, तो ये बी सी डी गलत हो गए, एक आंसर सही हो गया। तो ये याद रखना, एक चीज तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर पढ़ लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद जो है संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, संशोधन विधेयक और धन विधेयक, इसको पढ़ लेना कि इसके लिए संयुक्त बैठक राष्ट्रपति कर सकता है या नहीं कर सकता। आगे पढ़ते हैं, समय हमको बचाना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी, ठीक, महान्यायवादी के बारे में है, आप इसको पढ़िएगा कि महान्यायवादी कौन होता है भारत का। लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ले सकता है। लोकसभा के किसी समिति का सदस्य भी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर लिखा है कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप देखिए 4 पहले आपको पता है कि 4 गलत है, तो 4 जहाँ जहाँ है वहाँ से हटा दो। तो हमें बी नंबर क्वेश्चन में, बी आंसर में हमको 4 है तो इसको हटा दिया। अब ऊपर दिया है 1 2 3, अब हमको पता है कि इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो इस आधार पर हमने
इसको सही मार दिया। ठीक, अगर हमें दूसरा भी पता चलेगा कि किसी समिति का सदस्य हो सकता है तो ये भी कट जाएगा। तो 1 2 जिसमें है वो भी आ जाएगा। तो 1 2 तुम्हें पता तो सी में है, डी में भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार, ठीक, पी से पंचायत, ई से एक्सटेंशन, एस से शेड्यूल्ड, ए से एरिया, ठीक, अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। भूरिया समिति की अनुशंसा पर आया था। निम्नलिखित में कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं? उद्देश्य, इसका उद्देश्य कौन कौन सा है? तो पहले तो पेशा अधिनियम का उद्देश्य यह था कि सुशासन प्रदान करना है। ठीक है, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता, भाई जनजातीय क्षेत्रों में है तो वहाँ के जो जनजाति लोग हैं उनके कुछ पारंपरिक अधिकार होते हैं। ठीक, तो उनके अधिकारों को जैसे वन की रक्षा करना और उनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो दवा बना लेते हैं या बहुत सारी चीज़ जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको ज्ञान इसका पता होता है। तो उनके पारंपरिक अधिकारों की हमको मान्यता देना है, तो इस अधिनियम इसीलिए लाया गया था। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, ये भी सही है। ठीक, अब आप अगर इसको कॉमन सेंस से भी देखोगे तो चौथा नंबर आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। तो जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना, देखो शोषण से थोड़ा सा अलग लगता है कि शोषण से मुक्त कराने के लिए हम क्यों ऐसा लाएंगे। शोषण से मुक्त कराने के लिए और भी बहुत सारे एक्ट हैं, उनको लेकर के आएंगे तो डी गलत हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि अभिज्ञात नहीं पूछ रहा है। ठीक, इसलिए पहला सही है, दूसरा सही है, इसके आधार पर, नहीं के आधार पर ये डी सही हो जाएगा। तो इस आधार पर आंसर डी है। बाकी ये आपका जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना इसका उद्देश्य नहीं। ठीक, फिर हम डी आगे आते हैं। संसद जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, बना सकती है, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए हम इसको पढ़ते हैं सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि संसद, भाई कोई अगर यूएनओ के द्वारा कोई कानून लाया गया, ठीक है, या कोई यूएनएफ के द्वारा कोई वहाँ पर कोई सम्मेलन हुआ या कोई G7 की मीटिंग हुई, तो हमने कोई ऐसी पर्यावरण से संबंधित कोई कानून आया जो पूरे देश में लागू करना बहुत जरूरी है, तो हम अगर सभी राज्यों की सहमति मांगेंगे, हो सकता है कि केंद्र में कोई दूसरी राज्य की सरकार हो, केंद्र राज्य में दूसरी हो, तो कभी कभी वो एक दूसरे का विरोध दर्ज कराते हैं। तो विरोध के कारण कहेंगे हम अपने राज्यों में ऐसा कानून लागू नहीं करने देंगे। तो यहाँ पर जो है संसद को, केंद्र को एक पावर दी गई है कि वो बिना किसी राज्य की सहमति से सभी जो है राज्य में कानून लागू कर सकती है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तो ये नॉर्मल था, इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कशन कर, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है कि हम दूसरे जो है हमारा जो एक अलग से जो है एक से PYQ सीरीज चलेगी जिसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ पर हम डिटेल कर ही रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि केवल हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो प्रैक्टिस का ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस रखना है। तो MCQ बेस्ड में हम PYQ को ले रहे हैं, हम और क्वेश्चनों को नहीं ले रहे हैं PYQ, क्योंकि PYQ की जब आप पकड़ आपके अंदर हो जाएगी तो फिर आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, फालतू बात करके अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, लेकिन ये अच्छी चीज़ें थी जो बताने लायक है आपको, इसलिए मैं इस पर बोल रहा हूँ। बाकी इस पर कम समय पे ही हम 10 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा इसमें समय खर्च नहीं करेंगे। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी, अब देखिए पारंपरिक अधिकार वहाँ दिया था, यहाँ पारंपरिक वनवासी। इससे पता भी चलता है कि यूपीएससी क्वेश्चनों को कैसे एक टॉपिक से थीम आधारित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इन पर थीम भी आपको पता चल जाएगी। कभी कभी अभी हम ट्रिक बेस भी क्वेश्चन लाएंगे, कैसे ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये पीटी से 10 20 25 दिन पहले लेकर के आएंगे, तो उसमें आपको ट्रिक भी पता चलेगी कैसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे पारंपरिक वनवासी यहाँ भी दिया है और पीछे भी पारंपरिक वनवासी यहाँ पर दिया था, ये तो यहाँ पर, ठीक है, पारंपरिक अधिकारों से संबंधित, तो यहाँ पर क्या क्या है, तो इस तरीके से हम वो ट्रिक बताएंगे तो आपको उसका भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी, मतलब किसके पास अधिकार है, तो इसका डी आंसर है। इसको सीधे सीधे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कम था, फैक्ट ज़्यादा था, तो इसमें हमने डी आंसर इसको पता होना चाहिए, ग्राम सभा के पास ऐसा अधिकार होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर निम्नलिखित में किस निकाय या किन निकायों को संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, तो इन तीनों को संविधान में उल्लेख नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद का नहीं है, योजना आयोग ये तो कार्यपालिका के आदेश पे बन जाती है, जैसे नीति आयोग बना, क्षेत्रीय परिषद है। ठीक है, अब देखिए, अब ये 3 दिया तो इन तीनों को आप अलग से पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद को पढ़ लो,
योजना आयोग को पढ़ लो, क्षेत्रीय परिषदों को पढ़ लो, ठीक है। तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा, तीनों का संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक। ये एक्ट के थ्रू या कार्यपालिका आदेश के द्वारा बनाई गई। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या संस्थागत रूप से निहित है, ठीक है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, आपको पता ही है, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो संसद के भी सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। ऐसे विधानमंडल में भी होता है, जो आपके मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त हो रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक, बिल्कुल सही है। लोकसभा का विश्वास, यहाँ पर दो गलत हो जाएगा, तो दो के आधार पर इसको गलत करोगे, इसको गलत करोगे, इसको, ठीक है। सॉरी, इसको फिर से मैं पढ़ता हूँ, क्या होगा इसका, हाँ, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर अक्सर जो है लोकसभा होना चाहिए, वैसे इसको कॉमन अप्लाई पे ऐसे मान लीजिए कि हाँ सही होगा संसद का। वैसे तो क्या होता है, मंत्रियों को लोकसभा का होता है, मंत्रियों या सदस्यों को जो होते हैं वो लोकसभा का बहुमत प्राप्त होना चाहिए, ठीक। फिर राज्य का अध्यक्ष मतलब राष्ट्र, जैसे कि अपने यहाँ राष्ट्रपति ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है, ठीक। तो 3 गलत हो जाएगा, 3 के आधार पे हम 3 अगर गलत है, 3 के आधार पर हम किसको गलत करते हैं, बी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। तो इस आधार पे हम ए को सही मान लेंगे, ठीक। यहाँ पर थोड़ा देखिए कि संसद का विश्वास या लोकसभा कह सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार की लोक लेखा समिति, लोक लेखा की संसदीय समिति के बारे में पढ़ना है। तो लोकसभा के अधिकतम 22 सदस्यों से गठित होती है। आपको पता होगा कि जो लोक लेखा समिति है उसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 तुम्हारे राज्यसभा से। तो ये राज्यसभा से, ये लोकसभा से, ठीक। इस प्रकार ये एक गलत हो जाएगा। तो हम पहले देखेंगे कौन कौन से गलत, ए को हटा दिया और डी को हटा दिया। इस प्रकार से ये तो 3 सही होगा, ये तो 2-3 सही होगा। फिर आगे पढ़ते हैं, सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, बिल्कुल सही है, लोक लेखा समिति का ये काम ही है। तो 2 सही हो गए, तो इस आधार भी हम 20 सही कर सकते हैं, 3 को भी हम पढ़ लेते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, ये भी सही है, सीएजी जो होता है उसकी जांच करती है। तो इस आधार पर हम बी को, यहाँ पर 2-3 सही हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं, भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय कहाँ कहाँ है, जब आप अच्छे से जो है पॉलिटी को पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ पर है। पहले तो आप जो है एनसीईआरटी पढ़ते होगे तो हर किताब में पहले चैप्टर के आगे आपकी उद्देशिका लिखी होती, तो वहीं पर लिखा होता सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय ऐसा लिखा होता है वहाँ पे, ठीक है। ये 3 मिलेंगे, मतलब सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा और राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो पहली बात तो उद्देशिका में है, ठीक। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, उद्देशिका और मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में नहीं है, ऐसा आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई है, ठीक है। उद्देशिका और राज्य की नीति निदेशक तत्व, उद्देशिका और राज्य की नीति निदेशक तत्व आप पढ़ोगे, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं आर्थिक न्याय समझ में आएगा। 39B, और भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं जिनको आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, बाकी सी को भी पढ़ लेते हैं। मूल अधिकार होगा नहीं, तो पहले तो हमने इसको हटा दिया, यहाँ पर मूल अधिकार होगा नहीं, इसको हटा दिया। ऊपर में से किसी में नहीं, तो हमको बी में मिल रहा है तो ये भी हट जाएगा। इस प्रकार जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। जब हम देश में शासन कर रहे होते हैं तो हम किसको आधारभूत मानते हैं, मूल अधिकार को मानते नहीं, ठीक, मूल कर्तव्य को मानते नहीं। ये तो मतलब ऐसे होता है कि आपको आपकी फंडामेंटल ड्यूटी टाइप की होती है कि ड्यूटी है कि आपको ऐसा करना चाहिए। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं वो शासन के लिए मूलभूत होते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी विधि बनती है तो हम जो विधायक जो है या सांसद जो भी विधि बनाते हैं तो वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रख करके बनाते हैं, इसलिए वो शासन के लिए आधारभूत होते हैं, ठीक। मूल अधिकार मूल कर्तव्य ऐसा कुछ कह नहीं रहा, ठीक, तो इसलिए हटा देंगे, मूल अधिकार है यहाँ पे, तो इस आधार पर। फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो पहले हम इसको ध्यान रखेंगे कौन सा सही है। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती, संसद के प्रति नहीं होती। पहली बात तो जैसे हमने पहले चर्चा करी थी उस आधार पर इसको काटेंगे तो हमने संसद जो मंत्रिपरिषद होती है वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होती, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती। तो हम एक को हटाएंगे तो आपका ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस तरह से नहीं होता कि आपको एक अगर पता चल गया तो 3 क्वेश्चन करके आप सीधे आंसर पे आ जाओ। आप यूपीएससी भी थोड़ी सी चालाक हो गई, वो पता कर लेती कि लड़के जो है बड़ा ट्रिक बना के क्वेश्चन ला रहे हैं,
तो अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जो कॉमन सेंस और लॉजिक से जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो वो खत्म हो गया, आप यहाँ ध्यान दोगे तो वो भी मिलेगा आपको। अब संघीय मंत्री जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बिल्कुल सही है, आपको पता ही होगा, अगर नॉर्मल भी आप पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है, बिल्कुल, जो मंत्रिपरिषद होती है उसका प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है। तो मेरे हिसाब से जो है इसका आंसर बी होना चाहिए, 2 और 3। आगे पढ़ते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विसेज, नालसा जो होता है, ठीक है, नालसा के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधि सेवाएं उपलब्ध कराएं। जो लोग विधिक सेवाएं नहीं ले पाते हैं उनके लिए ऐसा लाया गया था, 1987 में लाया गया था। इसी अधिनियम के थ्रू जो है लोक अदालतें भी काम करती हैं। और लोक अदालतों के बारे में एक आपको बता दें कि लोक अदालत जो होती हैं, यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ जगह नहीं होने की वजह से, लोक अदालतें जो होती हैं उसके निर्णय को आप किसी और न्यायालय में, मतलब ऊपरी न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते, मतलब अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये थोड़े से फैक्ट हैं, इसको ध्यान में रखना। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा जो स्टेट होता है, स्टेट लीगल सर्विसेज एक्ट, सालसा जो होता है, ठीक है, उसके को निर्देश देता है। बिल्कुल सही है, नालसा है तो वो जो है सालसा को क्या करेगा, सालसा को निर्देश दे सकता है, इसमें दिक्कत क्या है। तो हमारे हिसाब से दोनों सही होने चाहिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। जो पता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर निम्न के कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर के कथनों में से कौन सा सही है, इसको जरूर ध्यान रखना, सही है। आर्थिक विकास परिषद योजना आयोग का अंग है। पहले हमने पढ़ा कि आर्थिक विकास अलग है, योजना आयोग अलग है, क्षेत्रीय परिषदें अलग है, तो हमने पहले इसको गलत कर दिया, तो ए गलत हो गया। तो यहाँ कॉमन सेंस ए गलत, तो आप देखो, क्योंकि देखिए 2013 का क्वेश्चन है और वहीं पर अलग अलग दिया और यहाँ पर साथ में दिया, तो आप पहले ही क्वेश्चन अगर ठीक से पढ़ रहे हो तो लगा लो दिमाग, वहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 2013 में ही दिया, तो इस आधार पे भी आप इसको गलत कर सकते हो। तो एक सही होगा, या तो वो सही होगा या तो ये सही होगा, ठीक। तो हमने इसको गलत कर दिया। जब इसको गलत कर दिया तो कौन कौन से कट गए, ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, तो आपका बी आंसर हो गया, ठीक। आपको समझ, लेकिन हम फिर भी पढ़ते हैं। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया, ठीक। एक आपकी राज्य सूची होती है, ठीक, एक केंद्र सूची जिसको हम संघ सूची कहते हैं, केंद्र सूची, और एक आपकी समवर्ती सूची, एक विशिष्ट अवशिष्ट सूची होती है, ठीक है। ये समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को रखा गया है क्योंकि दोनों राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, अलग अलग अपने कानून। फिर भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए, ठीक है। पंचायतों को बिल्कुल दिया जाना चाहिए क्योंकि जो संविधान की जो 11वीं और 12वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों 11वीं अनुसूची में ये कहा गया है कि भाई जो पंचायतें होती हैं उनको भी कुछ अधिकार दिया जाए। इस आधार पर 2 और 3 सही हो जाएगा। फिर आगे हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की रचना करते हैं। तो देखिए इसका प्रधानमंत्री इसका जो है अध्यक्ष होता है, आपको पता ही होगा। तो हमने एक को सही कर दिया, तो एक जहाँ है वहाँ पर सही हो जाएगा। इस आधार पर हमने सी को काट दिया, ए सही होगा, या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। अब देखिए अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो गए तो वित्त आयोग क्यों होगा, तो वित्त आयोग प्रधानमंत्री से तो नीचे ही होता है। तो इस आधार पर हमने 2 को काटा, 2 जहाँ है वो कट जाएगा, ठीक है। ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, या तो बी सीधे आंसर निकल गया, आपका आ गया। और संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण इसके सदस्य होते हैं, आपको पता ही होगा, और राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके होते हैं। तो पहली बात तो आप इसको कॉमन सेंस लॉजिक लगाइए कि एनडीसी है, राष्ट्रीय विकास परिषद, मतलब राष्ट्र का विकास करना है। तो राष्ट्र का विकास करना है तो राज्य, तो हमारा जो राष्ट्र है वो संघ कैसे बना है, संघ हमारा जो बना है, केंद्र जो हमारा बना है राज्यों से मिलकर बना है। तो राज्यों के मुख्यमंत्री तो इसमें होंगे, तो 4 तो हम काट ही नहीं सकते, तो 4 तो होगा ही होगा। और जब हमको राष्ट्र का विकास करना, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर रहा है, तो हम संघ के जो मंत्रिमंडल होते हैं उनके मंत्रीगण को भी तो शामिल करेंगे। अकेले प्रधानमंत्री सब कुछ कर नहीं सकता, तो मंत्री को भी शामिल करेंगे। 3 भी सही हो, 4 भी, 1 भी सही, तो 1 3 4 हो गया, बी आपका सही हो गया, ठीक। 3 गलत हो गया ये। अब आपका आखिरी क्वेश्चन, इस आधार पर हमने 2013 के पूरे क्वेश्चन कर लिए, ठीक। अब आपको भी एक मोटिवेशन मिल रहा होगा कि बढ़िया से हमने जो है 2013 के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लिया। इसको आप जो है बढ़िया से देखिए और क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम ऊपरी कथनों पर कौन सा सही है, इसको जरूर ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। देखिए, राज्यसभा का सभापति जो होता है वो तो आपको पता ही कि वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। अब इस क्वेश्चन को देखो रिपीट होने के चांसेस आपके बढ़ गए, क्योंकि धनखड़ साहब ने अभी इस्तीफा दिया और वाइस प्रेसिडेंट का काफ़ी चर्चा में चल रहा है। तो ऐसे जो है वाइस प्रेसिडेंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए अभी। अब इसकी थीम देखिए रिपीट होगी, तो बहुत से लोग कह देते हैं यूट्यूबर जो है कि थीम रिपीट हो गई, थीम रिपीट हो गई, लेकिन हमको इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं तो यहीं पर पढ़ लें। उपसभापति जो होता है वो आपका राज्यसभा का सदस्य ही होता है। तो यहाँ पर कह रहा है उस सदन के सदस्य नहीं होता, उपसभापति तो होता है। इस आधार पे एक गलत हो गया, एक गलत हो गया तो हमने किसको काट दिया, एक को काट दिया, इसको काट दिया, डी तो कट ही जाएगा। डी को हम देख लेते हैं, हो सकता है दो भी गलत हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, जबकि उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर दोनों मनोनीत सदस्य, पहले क्या होता था कि जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन होते थे, एंग्लो इंडियन को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता था, मतलब मनोनीत करता था। अब एंग्लो इंडियन को जो है 103 में 4 में जो है संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक, जबकि उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार, उपराष्ट्रपति के में मतदान दे सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि जब ये उपराष्ट्रपति के लिए जब जो है महाभियोग लाया जाता है तो उसमें भाग जरूर लेते हैं मनोनीत सदस्य। तो इसमें जो 12 राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है, एंग्लो इंडियन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर 2 भी सही हो जाएगा, आपका बी आंसर, ठीक है। हम ज़्यादा डिटेल्ड इस पर जाएंगे, होने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर देता, लेकिन मैं ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करूंगा, क्योंकि हम डिटेल्ड अलग से जो है वीडियो ला करके हम कर ही रहे हैं, क्योंकि 2024 का आप प्रश्न वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। आप देख लीजिए, वहाँ पर बहुत हमने डिटेल में डिस्कशन किया। यहाँ पर हमने क्या है कि बहुत कम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी डिटेल काफ़ी हद तक हो ही गया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।